Good evening, all. Welcome to the newest series or the episode of the series YES, the Youth Enablement Series. We have taken you through a gamut of options that are available for the youth with respect to the opportunities available. Banking, we've touched upon BFSI sector as a whole. We've touched upon the state services. We've also touched upon the various other opportunities through a career coach who started off the series with us. We had Piyush Mahajanji there. We had Wing Commander Sharma take us through the entire gamut of defense service examinations that can be aced and how to do your best in those examinations and get through. The entire process was very well explained. Now, it gives me extreme pleasure to have Mr. Anuj here, who will take us through how to ace the IAS and civil service examinations. He's been into this field for about 2 decades now, and probably there is no state left where there are no IAS officers that have passed through his mentorship, and therefore, with such a person amongst us today to guide us, to guide the youth of today to ace the civil services examinations, I would not be doing justice by taking up more time. So, to take us through this, we have Wing Commander Sharma ji, who will interact with Mr. Anuj, and we will be blessed to know as much as possible. So over to you, Sharma sir and Anuj ji. स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद for having taken time out to come here and help us in this campaign wherein we are trying to enable the youth so that they come out with more positivity and with the options that are available, they know how to ace it and do their best in their lives. Thank you so much once again. Sharma ji, over to you. Thank you. Good evening and namaskar, Anuj ji. नमस्कार अनुज जी, बहुत बच्चों को बहुत इंतजार है इस घड़ी का, जब ऐसे समय में जबकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जॉब्स कम से कम होते जा रहे हैं जी, बहुत सारे ले ऑफ्स हो गए हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स जो कि ग्रेजुएशन के बाद सोलली आईएएस एंड एलाइड सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज की तैयारी करते ही थे, इनके साथ साथ अब ऐसी भी यूथ मौजूद है इस देश में जो एक ऑल्टरनेटिव करियर की तरफ देख रही, और उन्हें सबसे अच्छा करियर जो दिखता है आज वो है सिविल सर्विसेज करियर। तो बेसिकली हम लोग ये जानना चाहेंगे आज आपसे कि ये सिविल सर्विसेज एक्चुअली होता क्या है और इसमें क्या क्या किस किस तरह के सर्विसेज होते हैं। देखिए बेसिकली किसी भी कंट्री को अगर देयर इज अ गवर्नमेंट देयर मस्ट बी सम एग्जीक्यूटिव, है ना। तो हर दुनिया में कोई भी देश है वहां पर एक हमेशा देश को जो गवर्न करती है गवर्नमेंट होती है, और गवर्नमेंट में दो तरीके की एग्जीक्यूटिव होती है, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है और एक टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होती है। जो पॉलिटिकल बॉसेस होते हैं कंट्री के वो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होते हैं, और उनकी हेल्प के लिए जो एक्सपर्ट्स की टीम होती है वो परमानेंट नेचर के होते हैं, उनको ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्विसेज कहा जाता है। तो किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है सिविल सर्विसेज, उसका एक परमानेंट स्ट्रक्चर होता है एग्जीक्यूटिव का जो पूरे कंट्री को गवर्न करता है ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल बॉसेस या ऑन बिहाफ ऑफ लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर कानून बनाता है उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का काम जिस बॉडी का होता है वो सिविल सर्विसेज कहलाती है। तो अच्छा, लोगों को सिर्फ ये आइडिया है कि भाई सिविल सर्विसेज मतलब आईएएस जी, तो ये सिर्फ आईएएस नहीं है, इसमें बाकी भी बहुत सारी चीजें होती होंगी। देखिए ऐसा है कि भारत सरकार ने अपने जितने ग्रुप ए की पोस्ट हैं और कुछ सेलेक्टिव ग्रुप बी की पोस्ट भी हैं जो मतलब एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती हैं जो जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अंतर्निहित होती है, उनके लिए एक कमीशन बनाया हुआ है, एक रिक्रूटमेंट बॉडी बनाई हुई। जैसे प्राइवेट कंपनी में एक एचआर मैनेजर होते हैं, एचआर एक विंग होता है, उसका काम होता है कि कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एचआर प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करना, कि जिस पोस्ट के लिए जैसी उनको लगता है कि पैरामीटर्स हैं, क्वालिफिकेशन चाहिए, उन क्वालिफिकेशन पैरामीटर पर वो रिक्रूट करते हैं। एग्जैक्टली सेम भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने यहाँ रिक्रूटमेंट जो करती है उसके लिए एक बॉडी बना रखी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
जितनी ऑफिसर्स क्लास पोस्ट हैं, जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं, उनके लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन राउंड द ईयर डिफरेंट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता रहता है। और उनमें उसने क्वालिफिकेशन फिक्स की हुई है, उन क्वालिफिकेशन और उन स्टैंडर्ड पे जो भी स्टूडेंट कंपीट करता है उसका सिलेक्शन करके वो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डीओपीटी का डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उसको सौंप देते हैं। और डीओपीटी फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को और स्टेट गवर्नमेंट को जिसने जो जो रिक्वायरमेंट की डिमांड की होती है उसके हिसाब से सबको ट्रेंड करके उन लोगों को दे देता है। तो ये जो वैरायटी ऑफ सर्विसेज है, इसमें सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं है, इसमें फॉरेस्ट सर्विसेज भी है, इसमें स्टैटिकल सर्विसेज भी है, इसमें डिफेंस सर्विसेज भी हैं, इसमें मेडिकल सर्विसेज भी है, इसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज भी है, और इवन विद इन सिविल सर्विसेज देयर 27 टाइप ऑफ पोस्ट आती है। उसमें आईएएस भी है, आईपीएस भी है, रेवेन्यू सर्विस भी है, फॉरेन सर्विस भी है, कस्टम सर्विस भी है, ऑडिट अकाउंट सर्विसेज भी है, रेलवे ऑडिट सर्विस भी है, स्टेट यूनियन टेरिटरीज की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी है, यूनियन टेरिटरी की पुलिस सर्विसेज भी है। तो देयर वैरायटी ऑफ जॉब्स आर देयर, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के होते हैं। मैक्सिमम नेचर जो इनकी होती है वो पॉलिटिकल नेचर वाले भी होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर वाले भी होते हैं। तो इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या फिक्स की गई है, कौन इसमें अपीयर कर सकता है? देखिए, जो भी ग्रेजुएट है या फाइनल ईयर में है, इस ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है और उस पर्टिकुलर ईयर के जिस ईयर में अपीयर हो रहा है उसकी 1 अगस्त को उसकी एज 21 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। और जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करके उसके पास मेंस का फॉर्म भरना होता है उस समय उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ओके, जब वो मेंस का फॉर्म भरे, ओके, उस वक्त वो क्वालिफाइड होना चाहिए एज अ ग्रेजुएट। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में भी है और 21 साल के अगर उस पर्टिकुलर ईयर में 1 अगस्त तक हो रहे हैं तब आप अपीयर हो सकते हैं। ओके, मतलब प्रिलिमिनरी तो वो ले सकता है जब वो फाइनल ईयर में ही चल रहा है। लेकिन मेंस तभी दे पाएगा अगर उसका प्रीलिम्स उसका फाइनल ईयर क्लियर हो चुका है। अगर डिग्री नहीं उसके पास, किसी वजह से फेल हो गया है वो, तो फिर वो अदर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। ओके, सो बेसिक क्राइटेरिया भी है जी ना, ग्रेजुएशन हुआ चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे ही मस्ट बी ग्रेजुएशन। यूजीसी से जो अप्रूव्ड ग्रेजुएशन की डिग्री होती है किसी भी यूनिवर्सिटी की हो विद इन इंडिया, जो यूजीसी जिसको अप्रूव करती है विद इन इंडिया की वो एज ए ग्रेजुएशन डिग्री उसकी मान्यता है, उससे कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम का हो वो अपीयर कर सकता है। अच्छा, इसमें कुछ लोगों का सवाल है जो कि कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं और अब वो चाहते हैं कि इसमें आए। उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी डिग्री रेगुलर नहीं है, वो करस्पॉन्डेंस से डिग्री है उनकी। मैंने कहा कि डिग्री चाहे रेगुलर हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे करस्पॉन्डेंस हो, ही मस्ट बी ग्रेजुएट और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट हो, फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जी जी, यूजीसी रिकॉग्नाइज का मतलब यूजीसी ही है और कुछ नहीं। बिल्कुल। और उसके आगे चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट है या किसी भी स्पेशलिटी का है, उससे मतलब नहीं होता उसे। अच्छा, इसकी कोई एज लिमिट है? क्योंकि कॉर्पोरेट में कुछ लोग 3-4 साल काम कर चुके हैं। देखिए, मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर है जी। पर्टिकुलर ईयर जो भी है उसमें 1 अगस्त को 21 ईयर होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 32 ईयर है। ओके। ओबीसी के लिए 3 चांसेस एक्स्ट्रा है, 35 ईयर तक हो जाती है। एससी एसटी के लिए कोई चांस लिमिट नहीं है, लेकिन एज 37 है। ओके, तो मतलब जो कॉर्पोरेट में भी ग्रेजुएशन के बाद गया है और 5-7 साल उसने काम कर लिया है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। सारे लोग आते हैं, इट्स वेरी कॉमन। वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं और थोड़ा लेट भी आते हैं, लेकिन वो ज्यादा सक्सेस देते हैं क्योंकि उनमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा होती है, लेबोरियस ज्यादा होते हैं और बड़े सिस्टमैटिकली बड़ी कंसाइज स्टडी करके टू द पॉइंट स्टडी करके मतलब प्रोफेशनली क्वालीफाई करते हैं, प्रिपरेशन करके क्वालीफाई कर जाते हैं। तो दैट इज मच बेटर फॉर द प्रोफेशनल्स। अच्छा, जनरली मुझे ये बताएं, रफली आज मैंने प्रीलिम के लिए फॉर्म भरा, अब इसके बाद मैं प्रीलिम पास करूंगा, उसके बाद मैं मेंस का इम्तिहान दूंगा और उसके बाद मेरा इंटरव्यू होगा और उसके बाद मेरा रिजल्ट आएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन कितना समय लग जाता होगा? लगभग 15 महीने का है, लगभग 15 मंथ का है। नोटिफिकेशन आने से फाइनल सिलेक्शन तक लगभग 15 महीने का समय होता है, लग जाता है। लेकिन जो स्ट्रेटजी है प्रिपरेशन की उसमें कम से कम 2-2.25 साल लगते हैं, क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन आता है फॉर्म भरते हैं उससे कम से कम 1 साल पहले से तैयारी आपको शुरू करनी चाहिए। अच्छा, आइडियली जिसने ये सोच रखा है मन में स्टूडेंट ने
12वीं क्लास में उसने कोई करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम देखा और उसने किसी आईएएस को देखा, आईपीएस ऑफिसर्स को देखा, बड़ा प्रभावित हुआ बच्चा, तो उससे आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कब से तैयारी करना शुरू करते आईएएस की? देखिए, इसकी कोई एज लिमिट नहीं प्रिपरेशन की। जब आपने सोचा, जब सपना देखा, तब से कहीं ना कहीं आप अपने आप को ग्रूम करना शुरू कर देते। तो बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखा, पेरेंट्स उनको बड़े इंस्पायर करते हैं, तो वो 11th-12th से ही शुरू कर देते हैं। कुछ लोग विद इन ग्रेजुएशन शुरू कर देते हैं, कुछ लोग आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं। लेकिन जब आप एग्जाम के फेज में आते हैं, जब आप अपेयर करने के लायक होते हैं, उस समय तक आप कम से कम एक सर्टेन लेवल तक आपको आना पड़ेगा। अब वो आप 2 साल में आते हैं, 5 साल में आते हैं, 7 साल में आते हैं, इट्स डिपेंड ऑन स्टूडेंट, ये वेरी करता है स्टूडेंट स्टूडेंट। तो हमें स्पैन कितना लंबा कर लीजिए, बहुत लंबी रेस होता है, लंबी रेस का घोड़ा होता है, जल्दी शुरू कर देता है। तो जितने प्रोफेशनली ग्रूम करेंगे, जितने टाइमली आप अपने आप को इनहेंस करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी नॉलेज को, अपने प्रेजेंटेशन को, उतने चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं। लेकिन जो लेवल है एग्जामिनेशन का, कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड है वो ग्रेजुएशन लेवल से थोड़ा ऊपर है, ऑनर्स लेवल का, पीजी लेवल से नीचे। तो एक जो मेंटल ग्रोथ की एक प्रोसेस होता है, वो आप 12th में तो नहीं हो सकता उतना, वो ग्रेजुएशन के विद इन ग्रेजुएशन ही आएगा वो आपका। तो वो एक उसकी लिमिटेशन है। हालांकि जनरल स्टडीज का जो लेवल है, जनरल स्टडीज का सिलेबस भी है, वो आप ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि 12th स्टैंडर्ड का है। हालांकि ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वो तो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, पर्टिकुलर आंसर आपने देना है, उसमें राइट आंसर देना है, एनालिटिकल एस्पेक्ट से देना है, और ऐसा देना है कि उसमें सॉल्यूशंस झलके, आपकी डेप्थ भी झलके, और आपका मेंटल लेवल भी झलके, और आपका एप्टीट्यूड भी झलके। तो वो एक लेवलिंग जो है उसकी हम 12th नहीं कर सकते, लेकिन फंडामेंटल जो हम नॉलेज उसकी मिलती है वो 11th-12th की एनसीईआरटी बुक से भी, और जो एक नॉर्मल हम न्यूज़पेपर मैगजीन्स अगर पढ़ते हैं उससे बन जाती है। ओके जी, तो मतलब ग्रेजुएशन बेसिक क्वालिफिकेशन है, तो ये एक्सपेक्ट तो किया ही जाए कि ग्रेजुएशन लेवल के तो सवाल आएंगे ही आएंगे, थोड़े से ऊपर भी ऑनर्स टाइप ऊपर ही आएंगे। ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका स्टैंडर्ड ऑनर्स लेवल पे रहता है। ओके। तो जनरल स्टडीज है वो एक्चुअली उसका बेसिकली डिफाइंड जो सिलेबस है, अगर आप देखेंगे तो 12th स्टैंडर्ड का लगता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो आंसर राइटिंग में आप अपने आप को जब एक्सप्लोर करेंगे, जब एक्सप्लेन करेंगे उन आंसर्स को, तो ग्रेजुएशन लेवल पे आ जाता है। ओके। आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कितना इफेक्टिव लिख रहा है, आपको उससे ज्यादा इफेक्टिव लिखना है। एग्जैक्टली। अब इसमें एग्जामिनेशन में कोई क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपसे बेटर कोई लिख रहा है तो एग्जामिनर की मजबूरी होती है कि जो बेटर लिख रहा है उसको मार्क्स देगा। अब मुझे इसमें एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगता है, लड़का जो एकदम ग्रेजुएट है और सीधा इम्तिहान देने चला गया, तो उसके मुकाबले में उससे 5 साल बड़ा और 5 साल ज्यादा तजुर्बेकार इंसान भी उसके साथ अपीयर हो रहा है। हाँ, मगर वो एडवांटेज नहीं होती, मुझे लगता है वो कई बार डिसएडवांटेज हो जाती है। जो बहुत लंबी तैयारी कर रहा होता है, कर चुका होता है, वो थक चुका होता है। ओके। ये भी एक होता है, और कहीं ना कहीं उसके व्यूज भी स्टैग्नेट होने शुरू होते हैं। उतना अच्छा उसका भाई, अगर एक लंबे समय तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं बेसिक ड्रॉबैक्स तो हैं उसमें, जिनको इम्प्रोवाइज नहीं कर पाया वो। और एक फ्रेश जो आता है, वो फ्रेश आइडियाज के साथ आता है, उसके अंदर एक एंथुसिज्म भी होता है, उसके अंदर एनर्जी होती है, और उसके अंदर एक ओरिजिनलिटी होती है। सबसे बड़ी चीज जो सिविल सर्विस की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो ओरिजिनल थिंकिंग, ओरिजिनल थॉट प्रोसेस और ओरिजिनल राइटिंग स्किल। तो वो एक नया ग्रेजुएट होता है, उसके अंदर ज्यादा वाइब्रेंट वो सारी चीजें होती हैं, वो ज्यादा अच्छे से उस चीज को प्रेजेंट कर सकता है। अगर थोड़ी सी उसमें प्रोफेशनल क्वालिटीज हैं, प्रेजेंटेशन कैपेबिलिटी है, तो वो मुझे लगता है कई बहुत सारे हमने स्टूडेंट्स देखे, मेरा अपना अनुभव रहा है कि वो एक बार में, पहली बार में सेलेक्ट हो जाता है। अच्छा, आपको तो इसका काफी तजुर्बा है, आपके इतने सेंटर्स आपने 20 साल से चलाए हैं और कई स्टेट्स में भी आपने बच्चों को ट्रेन किया है, तो क्या इससे फर्क पड़ता है कि बच्चा मेट्रोज का हो या बड़े शहरों का हो, या उसका ज्यादा एक्सपोजर इन शहरों में हुआ है तो वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, या कहीं का भी बच्चा हो? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैंने एक बार आपको बताता हूँ, एक छत्तीसगढ़ सरकार का एक सेंटर चलाया था बस्तर में, जगदलपुर में जी। और मुझे जब वहाँ स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करने का मौका मिला और मैंने देखा उनका जो परफॉर्मेंस, तो वो मेट्रोज के स्टूडेंट से बहुत बेटर थे। उनके पास भटकने की चांस नहीं है। दे वाज मोर कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज। जी, उनको सही गाइड करने वाला मिलना चाहिए था, उन्होंने उसको क्लिक किया और
उस समय जब हमने इनिशियल बैच था वो बहुत बिल्कुल फ्रेशर्स थे, उनमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो स्टेट पीसीएस में सेलेक्ट भी हो गए। ओके तो ओके, ऐसा नहीं है, एक्सपोजर जो होता है कई बार डाइवर्जन भी होता है। डाइवर्शंस बहुत ज्यादा, यू आर आपकी राइट। रिक्वायरमेंट जो एग्जाम की है आप उस पर फोकस रहे बस। ओके, आपको पूरी दुनिया जान की पर्सनैलिटी और सारे सारे सब कुछ नहीं अच्छा, एक दो चीज और सुनते हैं इसके बारे में कि कुछ लोग तो आईएएस एंड सिविल सर्विसेज एग्जाम इसलिए नहीं देते क्योंकि वो कुछ बच्चों को दिल्ली में, इलाहाबाद में, कोटा, कहीं जगह जगह जाके देखते हैं कि ये तो बेचारे 18-18 घंटे, 20-20 घंटे इसकी पढ़ाई करना पड़ती है और 1-2 साल लगे रहना पड़ता है, तब जाके आप आईएएस हो पाते हैं। क्या ये बात सच है? देखिए, सिविल सर्विसेज हर एक के लिए नहीं है, और सिविल सर्विसेज में बहुत ज्यादा स्टडी करना कोई लॉजिकल नहीं होता। ओके, सिविल सर्विसेज या हर एग्जाम का एक अपना एप्टीट्यूड होता है। आप उस एग्जाम के अकॉर्डिंग है कि नहीं, उसका आपका एप्टीट्यूड उस पर्टिकुलर पोस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो फर्स्ट स्टूडेंट को ये देखना चाहिए कि मैं कैलिबर्ड हूँ और उस डायरेक्शन में मेरी पर्सनैलिटी, मेरा एप्टीट्यूड उधर जा रहा कि नहीं जा रहा। तो इसीलिए प्रीलिम्स में भी एक एग्जामिनेशन होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो बेसिक एप्टीट्यूड ही नहीं है आपका और आप लगे हुए, अब मेहनत करना, एग्जाम में अपियर होना तो किसी ने मना नहीं किया होगा, लेकिन सेलेक्ट तो वही होगा जो जिसकी पर्सनैलिटी होगी, जिसका मेंटल लेवल होगा, जिसके एकेडमिक। अच्छा, इसका एहसास कैसे हो बच्चों को, ये कैसे पता चले कि मैं आईएएस बनने लायक हूँ, सिविल सर्विसेज के लायक हूँ? देखिए, अच्छे मेंटर्स जो है उनसे कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते हैं, कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स से वो इंटरेक्ट करते हैं, तब उनको मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा आइडिया होता है। कुछ अच्छी रीडिंग्स करें, कुछ अपने आप को जज करने की, बहुत सारे आईक्यू टेस्ट भी होते हैं इस समय, बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होते हैं, बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो कुछ जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनको इंट्रोड्यूस पढ़ें, अगर इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे तो। और हर जगह, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में आज की डेट में कोचिंग स्कूल में जो कहीं ना कहीं बहुत से अनसक्सेसफुल कैंडिडेट या सक्सेसफुल कैंडिडेट चला रहे हैं, तो उनसे मिलकर भी उनको काफी समझ में आ सकती है। तो अपना एप्टीट्यूड चेक कर ले, क्योंकि हो सकता है उसकी जो पर्सनैलिटी है वो लेक्चरर बनने लायक हो, या साइंटिस्ट बनने लायक हो, या इंजीनियर बनने लायक हो, और वो जबरदस्ती अपने आप को सिविल सर्वेंट, एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के। और जब आपका एप्टीट्यूड उधर उस डायरेक्शन में होता है, तो आप वो काम जो दूसरा स्टूडेंट 18 घंटे में करता है वो 8 घंटे में आप कर लेते हैं। बिल्कुल। तो अगर 7-8 घंटे आप बड़ी कैलकुलेटेड स्टडी करते हो तो इज मोर देन सफिशिएंट। द इंपॉर्टेंट थिंग इन सिविल सर्विस दैट की कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क। आपने जो 8 घंटे अगर पढ़ाई करनी, तो वो 1 दिन, 2 दिन या 10 दिन या 1 महीने नहीं पढ़नी, तो अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगातार करना। तो वो रेगुलरिटी आपने मेंटेन करनी आनी चाहिए। अगर आप में वो कैपेसिटी है तो आप इजीली क्वालिफाई कर लो। ओके, अब जरा कुछ बताएं कि ये प्रिलिमिनरी एग्जाम क्या होता है, इसके क्या सब्जेक्ट्स होते हैं और कैसे इसकी तैयारी की जाए? देखिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होता है सिविल सर्विस में, ये 78 में इंट्रोड्यूस हुआ, उससे पहले नहीं था। पहले डायरेक्टली मेंस एग्जामिनेशन होता था, और क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो उनको फिल्टर करने के लिए, क्योंकि सारे लोगों का 10 लाख लोग अगर अपियर हो रहे हैं तो उनका एक साथ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना संभव नहीं होता, इसलिए कैरियर लगाया कि इनमें स्क्रीनिंग कर लो। तो जितनी नंबर ऑफ सीट्स होती है उसके 12 to 14 टाइम स्टूडेंट्स प्रीलिम्स एग्जाम के थ्रू छांट लिए जाते हैं जो टॉप रहते हैं। तो इसमें 2 एग्जामिनेशन होते हैं, एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है जिसमें 1/3 मार्क्स चाहिए होते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ओके, तो उसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के, हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो वो आपको एक बेसिकली ये देखना होता है यूपीएससी को कि हाँ स्टूडेंट का ओरिएंटेशन जो है सिविल सर्विस के लिए है कि नहीं है, पर्सनैलिटी वाइज भी, मेंटली। दूसरा जो उसका जो होता है जनरल स्टडीज का एक कंप्लीट पेपर होता है, जिसमें 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी बेस माना जाता है। तो उनके बेस पर और पूरा करंट अफेयर्स कंटेम्परेरी, उसमें फैक्चुअल और बेसिक एनालिटिकल जो होती है, एप्लीकेशन वाला पार्ट भी थोड़ा सा होता है लेकिन फैक्चुअल पार्ट ज्यादा होता है। तो उसके बेस पर वो एग्जाम कंडक्ट होता है। तो वो भी 200 मार्क्स का होता है, जो उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, और लगभग 100 से 110 मार्क्स के बीच में कहीं ना कहीं मेरिट इसकी जाती है प्रीलिम्स एग्जाम की। तो जो लोग भी अपियर होते हैं उसमें क्वालिफाई करते हैं, वो मेंस एग्जामिनेशन दे पाते हैं। ओके, तो प्रीलिम की तैयारी करने में आपके अंदाज से कितना समय बच्चे को देना चाहिए कि कम से कम प्रीलिम्स में तो आ जाए? 3 महीने तो एक इंट्रोडक्टरी बेसिक प्रिपरेशन होती है किसी भी एग्जाम, 3 से 4 महीने जब आप बिल्कुल ओरिएंटेशन ले रहे होते हैं। वो मैं उसमें हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप सेल्फ स्टडी करें। जी,
उसमें 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी बुक्स पढ़े, योजना पढ़ सकते हैं आप, इंडिया पढ़ सकते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव बुक्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें, न्यूज़पेपर में फोकस्ड, फालतू की न्यूज नहीं पढ़नी है आपको। अगर जैसे अभी राजस्थान का घटनाक्रम चल रहा है तो आपको पायलट क्या कर रहा है और गहलोत क्या कर रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स क्या है। अभी स्पीकर ने कहा कि भाई मेरे राइट्स हैं, मैं किसी को भी डिस्क्वालीफाई कर सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो वो मैटर क्या है कॉन्स्टिट्यूशनली, वो आपको आना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा उस जगह से आएगा, पायलट और उनकी लड़ाई से नहीं आएगा। तो आपकी फोकसिंग ऑफ द रीडिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज, जो हेल्थ से रिलेटेड न्यूज है, साइंस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट है उनसे रिलेटेड न्यूज जो है वो सारी इनको फोकस करना है। स्पोर्ट्स की जो मेजर इवेंट्स हैं या कुछ नए पॉलिसी चेंजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे, तो वो सारे कंसंट्रेशन आपके उसमें होना चाहिए। तो एक बेसिक ओरिएंटेशन आपका बन जाता है। प्रीलिम्स में मेनली कौन से सब्जेक्ट हो गए? प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें आपकी बेसिक रीजनिंग, एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, और बेसिक मैथमेटिक्स होता है, और बाकी आपका जो जीएस का क्वेश्चन होता है, जनरल स्टडीज होता है, उसमें सारे एनसीईआरटी के ऑल सब्जेक्ट्स थोड़ा सा फिजिक्स, थोड़ा सा केमिस्ट्री, थोड़ा सा ज्योग्राफी भी होती है, इंडियन ज्योग्राफी भी होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगी, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री भी होगी, उसमें साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सारे एस्पेक्ट्स होंगे। उसमें आपका सिविक्स भी होगा, उसमें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम भी होगा, करंट अफेयर्स भी होगा, मेंटल एबिलिटी भी होगा, बेसिक मैथमेटिक्स भी हो जाएगा। तो ऐसे सारे एस्पेक्ट जो आपने ब्रॉड वाला होना चाहिए, जितने तक आपकी सोच जा सकती है जी, वो यूपीएससी वहां कहीं से कहीं तक पूछ सकती है। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब प्रीलिम्स तो पास हो गया बच्चा, अब वो मेंस की तैयारी कर रहा है, तो मेंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं और इन सब्जेक्ट को कैसे चुनना चाहिए? देखिए, पहले तो स्ट्रेटेजिकली हम आए ना, तो हमेशा तैयारी जब सिविल सर्विस की करते हैं तो उसमें पहले मेंस की तैयारी होती है, उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी की जाती है जी। तो हमेशा हम ये सजेस्ट करते हैं कि पहले 5 से 6 महीने आप मेंस की तैयारी करो, पहले 3 महीने आप बेसिक प्रिपरेशन कर लीजिए, फिर 5 महीने मेंस की तैयारी कर लीजिए, फिर 4 से 5 महीने प्रीलिम्स की तैयारी करके प्रीलिम्स में अपेयर होइए। उसके बाद जो मेंस का टाइम है उसमें 2-3 महीने का टाइम मिलता है, वो रिवीजन करके मेंस में अपेयर। तो सीधी स्ट्रेटजी है कि 3 महीने आप अपनी फाउंडेशन मजबूत करेंगे, 5 महीने मेंस की तैयारी करेंगे, 4 से 5 महीने फिर प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स देंगे, उसके बाद मेंस का रिवीजन शुरू कर देंगे, मेंस देंगे, उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, साथ में नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स की तैयारी भी शुरू कर देंगे। ओहो, यस, तो साइकिल चलना है, हमें तैयारी अगले फेज के लिए करना है, क्योंकि हम किसी वजह से अगर हमारा इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ तो हमें नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स में अपियर होना है। बिल्कुल, वो एक कंसिस्टेंटली इस प्रोसेस को हमने अडॉप्ट रखा है। अब मेंस के स्ट्रक्चर पे आते हैं। देखिए, प्रीलिम्स जो है कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है जी, लेकिन मेंस पूरा डिस्क्रिप्टिव है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा, इसमें 9 पेपर्स होते हैं। ओके, पहले 2 पेपर्स होते हैं जनरल हिंदी और आपके जनरल इंग्लिश की होता है, एक तो एक हिंदी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज जो हमारी 7th शेड्यूल में है हमारी संविधान की 7वीं अनुसूची में, उसमें जो भी भाषा है उसमें कोई सी एक भाषा आप ले सकते हैं। लेकिन ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं, 1/3 इसमें मार्क्स लाने होते हैं आपको, लगभग 33%। आप अगर इनमें आप क्वालिफाई नहीं करते, इसमें मेरिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अच्छा, इस भाषाई टेस्ट का जी, मेरिट में कोई, इन भाषाई टेस्ट मेरिट में कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर आप डिस्क्वालीफाई कर गए इनमें तो आप मेंस की मार्क्स ऐड ही नहीं होंगे। आप चाहे आप क्वालिफाई ऐसे भी कर रहे हो तब भी आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। ओके, समझ गए। कीजिए कि कम से कम 10% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इन पेपर्स में फेल होते हैं। ओहो, अपनी भाषा में चैलेंजिंग है, इसका स्टैंडर्ड 10th का ही होता है। अच्छा, बेसिक ग्रामर होती है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, ऐसे होते हैं, समझे ना। ऐसा कुछ ही मुश्किल नहीं होता, लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम एडवांस प्रिपरेशन में जब चले जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं लिटरेचर को पीछे छोड़ देते हैं। तो इसलिए इसको कभी भी ओवरलुक नहीं करना, इसको हमेशा ध्यान रखना होता है। और इसमें अगर आप नहीं क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपके लिए आगे की लड़ाई बेकार हो जाती है। बिल्कुल, ठीक है। फिर एक पेपर ऐसे का होता है, वो 5-6 टॉपिक्स आपको मिलते हैं, उसमें आपको 3 घंटे के टाइम में किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना होता है। तो आपके पास काफी ऑप्शंस हैं, 5-6 टॉपिक्स हैं। हाँ, बिल्कुल रहते हैं, वो अलग-अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर आप कॉमर्स की फील्ड को या इकोनॉमिक्स की फील्ड को, उससे रिलेटेड मिल जाएगा। आप पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक की फील्ड से हो या हिस्ट्री की तो भी मिल जाएगा। आप सोशियोलॉजी या
साइकोलॉजी से हो तो वहां से भी मिल जाएगा, लिटरेचर की फील्ड से हो तो उससे ही मिल जाएगा, एक साइंटिफिक एंगल से भी मिल जाएगा। तो वो सारे एस्पेक्ट उसमें कहीं ना कहीं रहते हैं। और कोशिश ये रहती है वो सारे ऐसे के टॉपिक जो होते हैं वो कॉन्टेम्परेरी होते हैं, और वो ऐसा भी होता है कि उसमें आप कॉम्प्रिहेंसिवली अपनी जितनी नॉलेज है वो आपको सारी उड़ेलनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सटम्पूर ही आपने लिखना पड़ेगा। आप चाहे कितना वेल प्रिपेयर्ड होकर जाए, ऐसे का टॉपिक ऐसे होते हैं कि उसमें आपको एक्सटम्पूर ही सोच के लिखना पड़ता है। तो इसलिए आपके अंदर जितनी भी नॉलेज है और जितनी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल है, सारा का सारा रिफ्लेक्शन वही हो जाता है। तो इसलिए हम ये भी कहते हैं कि जो इंटरव्यू है वो राइटिंग फॉर्म में पर्सनैलिटी टेस्ट है। ओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंप्लीट पर्सनैलिटी का एक तरह से रिफ्लेक्शन वहां होता है आपकी, क्योंकि कुछ आप बचते ही नहीं है। आपके पास 3 घंटे टाइम और आपको सब कुछ उड़ेलना है, तो आपके पास जितना भी नॉलेज हो। मार्क्स का होता है ये? 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स का ये। ओके। इसके बाद 4 पेपर जो होते हैं जनरल स्टडीज के होते हैं। ओके। चारों 250-250 मार्क्स के होते हैं। ओके। तो चारों पेपर के अलग अलग सिलेबस डिफाइंड है। ओके। कहीं एक किसी पॉलिटी का पोर्शन है, कहीं ज्योग्राफी हिस्ट्री का है, कहीं साइंस वाला है, कहीं आपकी। अच्छा, जैसे मैं एक इंजीनियर अगर हूँ तो क्या ये 4 सब्जेक्ट्स में इंजीनियरिंग के ही ले सकता हूँ? कुछ ऐसा ऑप्शन है? नहीं, ये तो कॉमन है सबके लिए, देयर इज नो चॉइस। अच्छा, इसमें चॉइस नहीं? कोई चॉइस नहीं किसी लेवल पर भी। ये दीज आर कॉमन फॉर ऑल। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे और चारों जनरल स्टडीज के पेपर, ये 7 पेपर्स में कोई चॉइस नहीं है। ऐसे ही प्रीलिम्स का जो पेपर है वो भी इसमें कोई चॉइस नहीं। ये सब कॉमन है। ग्रुप में ये फेसबुक चैट पे, इस पे एक सवाल आया फेसबुक चैट पे जी, मेडिकल, इंजीनियरिंग और जुडिशियरी के लिए क्या अलग स्ट्रीम्स हैं और क्या उनके लिए कुछ अलग? मैं अभी बता रहा हूँ, अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट पे जब आता हूँ तो उसमें बताता हूँ। अच्छा, ओके। अगला एस्पेक्ट वही है। जी तो इसमें अच्छा, पहले अनुज जी, पहले कुछ ऐसा चॉइस हुआ करता था कि आप अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स ले लिया करते थे 8-10 साल पहले क्या था सर कि 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, यू में चूज एनी 2 सब्जेक्ट। अब वो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट की जगह 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट कर दिया है, और जीएस के 2 पेपर की जगह 4 पेपर्स कर दिए। ऑलराइट। आपका एस्पेक्ट ही बदल गया। आप कॉमन स्ट्रक्चर ज्यादा कर दिया। यूपीएससी को ये लगा कि कई बार एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के स्टूडेंट हावी हो जाते हैं एग्जाम में, और एक जस्टिफाइड से नहीं आते हैं स्ट्रीम से लोग, तो इसलिए उसने स्ट्रक्चर पूरा धीरे धीरे चेंज कर दिया, और इस तरीके से कर दिया कि किसी भी स्ट्रीम से आओ, आपको इस कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, उस कॉमन नॉलेज से निकलना। अब जो चॉइस एक सब्जेक्ट की है, यू में लास्ट के 2 पेपर्स जो होते हैं वो भी 250-250 मार्क्स के होते हैं, एक सब्जेक्ट के होते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़े हुए हो, लेकिन आप किसी भी स्ट्रीम का कोई सब्जेक्ट भी ऑप्ट कर सकते हैं। ओके। यानी आप बीटेक हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, लेकिन आप ज्योग्राफी लेकर अपीयर हो सकते हो, आप हिस्ट्री लेकर अपीयर हो सकते हो। ओके। आप पब्लिक जनरल कुछ, हाँ, एक जनरल 8-10 टॉपिक्स बता दीजिए कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हर तरह के लोगों को एक मिक्स एंड मैच का समझ में आएगा। पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं, उनमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी है। इसके बाद लॉ, इकोनॉमिक्स और मेडिकल साइंस, इन सब में रिजल्ट आती है। 8-10 सब्जेक्ट यही सबसे पॉपुलर, मोर देन 90%। लिटरेचर, या यू में ऑफ एनी लिटरेचर जी, आप लिटरेचर कोई से भी रख सकते हैं। उनमें 15-20-25 लिटरेचर के ऑप्शंस हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं, और मोस्टली स्टूडेंट अब अपनी साइंस का सब्जेक्ट, साइंस की स्ट्रीम से अगर होता भी है या इंजीनियरिंग स्ट्रीम से होता है, तो वो ऑप्ट नहीं करते, क्योंकि उनमें सिलेक्शन बहुत कम हो जाता है। और चूंकि कॉमन सिलेबस ऐसा है कि जिसमें आपको बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं, तो आप अपने ऑप्शनल पर, अपने सब्जेक्ट पर, चाहे आपकी बैकग्राउंड का भी हो, आप उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, फिर वो उतने मार्क्स फेचिंग नहीं होते। तो आप जो जनरल स्टडीज में, चूंकि आप बहुत सारे ऐसे सेक्शंस होते हैं, ऐसे पोर्शन होते हैं जिनमें आपका बड़ा इंटरेस्ट जग जाता है। किसी के ज्योग्राफी में इंटरेस्ट जग गया, किसी सिविक्स में जग गया, तो जिसका ज्योग्राफी में जग गया उसने ज्योग्राफी ऑप्ट कर लिया, जिसका हिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा उसने हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लिया, किसी को सोशल स्ट्रक्चर में अच्छा लगा तो उसने सोशियोलॉजी ले लिया, किसी को सिविक्स में अच्छा लगा उसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया या पॉलिटिकल साइंस ले लिया। तो लोग ऐसे ज्यादा चूज करते हैं, और उनमें सिलेक्शन रेट ज्यादा भी है, और उसमें बहुत सारा सिलेबस कॉमन जब हो जाता है तो उसके लिए इजी भी रहता है। और कॉन्टेम्परेरी करंट अफेयर्स तो हर एक इसमें सब्जेक्ट में कवर ही हो जाता है, जितनी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, तो उनमें जीएस की मेजर रोल प्ले करता है, सिविल सर्विस प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी और इंटरव्यू में। तो एक कॉमन उसको मिल जाता है, तो उसको कम से कम 25-30% बर्डन कम हो जाता है। तो इसमें कैलकुलेटिव अगर स्टडी आपकी रहती है, सेलेक्टिव रहती है, तो आप ज्यादा अच्छे एफर्ट कर देते हो, ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हो। इसलिए एक जनरल ट्रेंड बन गया है कि अपनी स्ट्रीम से आप अलग होकर भी कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ले सकते हो जो आपको इंटरेस्टिंग भी हो और जो मार्क्स फेचिंग भी हो, जिसमें आप सिलेक्शन
ज्यादा इजीली ले सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गए मेंस के सब्जेक्ट। अब मेंस का भी रिजल्ट आ गया और अब बच्चा तैयारी करेगा अपने इंटरव्यू की, राइट? तो ये इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है और जनरली क्या पैटर्न होता है इस इंटरव्यू का? देखिए 1750 नंबर का आपका पूरा मेंस एग्जामिनेशन होता है जी 4 सब्जेक्ट आपके क्योंकि हर सब्जेक्ट 250 नंबर का होता है। मैं आपको ऐसे का 200 जी बताया तो 250 नंबर ही कर दिया, पहले 200 नंबर। जी तो उसके बाद 225 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। ओके ओके। और ये जनरली एक पर्सनालिटी असेसमेंट देखिए टाइप? इंटरव्यू नहीं होता है, वो पर्सनैलिटी टेस्ट ही होता है मुझे लगता है। ओके उसमें एक्चुअली जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आप उसके लिए फिट है या नहीं है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी या प्राइवेट कंपनी में भी जाते हैं तो अगर वो एक मैकेनिकल इंजीनियर को बुलाएगी, एक फिटर को ही बुलाएगी, मिस्त्री को ही बुलाएगी ना, तो बिल्कुल अगर वो यूजफुलनेस नहीं है उसकी जॉब की तो उसकी रिलेवेंस क्या है? जी जी तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए आप जा रहे हो उसमें कहीं ना कहीं फिट दिखो। आप ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी नॉलेज को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो प्रैक्टिकली, तो उस नॉलेज की कोई रिलेवेंस नहीं है। तो बिल्कुल सही। जो पैनल होता है इंटरव्यू बोर्ड का वो ये चेक करता है कि ये जो पर्सनैलिटी जो व्यक्ति है ये इसको हम सेलेक्ट कर लें तो जो पर्टिकुलर रिस्पांसिबिलिटी हम इसको देने जा रहे हैं वो इसको इजीली एग्जीक्यूट कर सकता है कि नहीं कर सकता। ओके तो फर्दर इसको ट्रेनिंग हम देंगे या फर्दर इसके अंदर जो क्वालिटी हम डालने की कोशिश करेंगे, जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन पूरी करेगा नहीं करेगा। क्योंकि सिविल सर्वेंट के लिए एक शब्द है ऑन द स्पॉट गवर्नमेंट, बिल्कुल है ना? तो वो ऑन द स्पॉट गवर्नमेंट अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो अगर डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा और एक डिस्ट्रिक्ट में 46 डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें जिसका एक हर एक का हेड एक पीसीएस ऑफिसर होता है, वो भी बड़ा स्मार्ट और बड़ा तेज तर्रार आदमी होता है, और कम से कम 20 30 40 हजार 50 हजार लोगों का स्टाफ होता है डिस्ट्रिक्ट में डीएम के अंदर। जी तो इज हैव द कैपेबिलिटी टू हैंडल ऑल दीस थिंग्स। एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, उससे ही बड़ा काम होता है क्राइसिस मैनेजमेंट। बिल्कुल जैसे आप कोविड वाला फेज चल रहा है, कोरोना वाला फेज चल रहा है, बड़ा चैलेंजिंग है, आपने शुरू में भी कहा। ये बड़े चैलेंजेस हैं एडमिनिस्ट्रेशन सामने कि हर दिन एक नई मुसीबत सामने आ रही है, कहाँ कैसे स्प्रेड हो रहा है, सर्विसेज देनी है, मेडिकल फैसिलिटीज देनी है, लोगों को क्वारंटाइन भी रखना है, उनके लिए सेटअप डेवलप करने हैं, जो सिस्टम है उसको चलाना है, मार्केट भी ओपन रखने, इकोनॉमी भी सर्वाइव करानी है। तो देयर आर वैरायटी ऑफ चैलेंजेस। उनके बीच में उसकी पर्सनैलिटी, उसकी कैपेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो उसको बड़े अच्छे से हैंडल कर सके विदाउट एनी प्रेशर। ओके तो वो चेक करना, ये नहीं कि आप आइडियली उस दिन परफेक्ट हो उसके लिए, लेकिन ओरिएंटेशन आपकी पर्सनैलिटी का ऐसा होना चाहिए कि आप बड़े अच्छे से आगे के चैलेंजेस को समझ भी रहे हो और हैंडल करने की कहीं ना कहीं क्षमता रखते हो। तो ये एक बहुत सिंपल सी बात है। ओके अब एक सवाल ये आता है कि जनरली प्रीलिम्स को अगर हम देखें कि भाई जो लास्ट बच्चा क्वालिफाई हुआ प्रीलिम्स पे, तो कट ऑफ जो होता है जनरली कितने परसेंट पे माना जाए लास्ट 2-3 साल के इम्तिहानों को देखते हुए? नॉर्मली वेरी करती है मेरिट, कई बार पेपर थोड़ा इजी आ जाता है तो मेरिट बढ़ जाती है जी लेकिन जी एवरेज जो हम मानते हैं कि अगर आप 110 मार्क्स ले आ रहे हैं आउट ऑफ 200 तो यू विल सेफ साइड, पेपर टफ भी आए इजी भी आए, आप कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। कई बार मेरिट 95 पे भी चली जाती है, कई बार 100 पे भी चली जाती है, 105 पे चली जाती है, लेकिन हम कम से कम अपने आप को 55 से 60% के बीच में तो अगर हम डिजर्व करते हैं सिविल सर्विस के लिए, तो मैं तो कायदे से कहता हूँ कि आइडियली हम 60% मार्क्स लाने चाहिए, कोशिश करें। क्योंकि अगर आप डिजर्व करते हैं सिविल सर्विस के लिए तो इतना आपके अंदर होना चाहिए कि आप इतना भी हैंडल नहीं करेंगे तो फिर आगे क्या परफॉर्म कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा अब आते हैं मेंस पर। मेंस में जनरली कितना कट ऑफ माना जाए? देखिए जब पुराना पैटर्न था तो मेरिट 950 to 1000 मार्क्स के बीच जाती, तब 2000 नंबर का मेंस एग्जामिनेशन जी। लेकिन जी. अब मेरिट जब से पैटर्न चेंज हुआ है, सीसेट वाला पैटर्न आया जब से और स्ट्रक्चर पूरा बदला है, मेरिट डाउन हो गई। कि जीएस में मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, चैलेंजिंग होता है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट से होते हैं जी। तो मेरिट 35-40% के बीच में कहीं ना कहीं वेरी करती है। ओके तो कहीं ना कहीं इसमें वेरिएशन आते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके का है। कई बार थोड़े से इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टूडेंट बड़े इजीली कर लेते हैं, मार्किंग अच्छी हो जाती है, तो वो 4-5% का वेरिएशन रहता है। राइट। और इसी तरह अगर आए इंटरव्यू पे, तो वहां क्या हाल है? इंटरव्यू के मार्क्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप 10% से लेकर 90% तक कितने मार्क्स भी ला सकते हैं। इंटरव्यू के मार्क्स कभी आपके
आपका आपकी मेरिट को एनहेंस करने के काम आते हैं, आपको क्वालिफाई कराने के काम कभी नहीं आएंगे। जी हाँ जी। अगर आप स्टफ है आप में और आप सिलेक्शन का मूड रखते हैं, तो आपकी रैंकिंग अगर रिटर्न की वजह से नीचे आ रही है, रिटर्न की वजह से कम मार्क्स है और आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं और आपने अच्छी अपने आप को वहां पर प्रेजेंटेशन दे दिया, आपकी इंप्रेस हो गया बोर्ड और आपको उसने एवरेज मार्क्स 60% मान लेते हैं, उसने 80% मार्क्स दे दिए, तो 20% मार्क्स जो एक्स्ट्रा है आपके पास, वो आपकी मेरिट इंक्रीज कर देंगे और आप हो सकता है कि एलाइड सर्विस से सीधे आईपीएस बन जाए या प्रॉपर आईएएस बन जाए। ओके, अच्छा अब यहाँ इसी तरह से लेना चाहिए कि हम इतना अच्छा इतना इफेक्टिव प्रेजेंटेशन करें कि हम अपनी रैंकिंग इंप्रूव कर सकें। अगर हम ये सोचेंगे कि इंटरव्यू के बेस पे हमें रैंकिंग बनानी है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब आप बहुत नीचे मेरिट में रह पाओगे, हो सकता है आप डिस्क्वालीफाई, क्योंकि इंटरव्यू में भी कंपटीशन जो होता है 2.4 टाइम का होता है, 2.5 से 3 गुना स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत इजी नहीं है किसी लेवल पर। बिल्कुल, मतलब लोग मेंस भी कर जाते हैं क्लियर और इंटरव्यू आते आते 1-2 मार्क्स से भी रह जाते हैं। एग्जैक्टली, मेरे कई सारे स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिनका 1 मार्क्स की बेस से वो आईएएस प्रॉपर नहीं बने, आईपीएस रह गए। ओहो, मतलब ये सिलेक्शन तो ऐसे बहुत रह जाता है, लेकिन आप सोचिए आपकी लाइफ की डेस्टिनी बदल जाती है, 1 मार्क्स से आप मेरिट में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाते हैं। अच्छा, आप जोर दे रहे हैं कि लोगों को आईएएस बन जाना चाहिए और बेचारे रह जाते हैं, एक नंबर से उनकी पूरी डेस्टिनी चेंज हो जाती है। अच्छा, कहीं कहीं ये भी सुना है खास तौर पे बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ कि भाई लोग प्रेफर करते हैं कि हम तो आईपीएस बनेंगे, आईएएस नहीं बनेंगे क्योंकि हमारा वहां राज हो जाएगा। एक जनरल परसेप्शन होता है, जहां एग्रीकल्चर सोसाइटी होती है, फ्यूडलिज्म होता है ना, वहां ये अट्रैक्शन रहता है पुलिस जॉब के लिए। लेकिन चैलेंजेस हर जगह के अपने अपने होते हैं। वो अब मुझे लगता है कि अब बड़ा रैपिड डेवलपमेंट है, बड़ा तेज ट्रांसफॉर्मेशन है, तो चीजें बदल रही हैं, तो बहुत सेलेक्टिव रह गया वो चीज। लेकिन वो एक है, वो धीरे धीरे परसेप्शन लोगों का होता है, स्टूडेंट का कम होता है। लेकिन कई बार आपको लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी पुलिस जॉब के लिए ज्यादा अच्छी है, इन दैट केस यू विल चूज दैट कैडर। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने फर्स्ट रैंक ली और आईएफएस प्रेफरेंस दी। अनुराग श्रीवास्तव अभी आपने देखा होगा, जो प्रवक्ता है फॉरेन मिनिस्ट्री के, आजकल टीवी पे दिखाई दे रहे हैं, तो ही इज फर्स्ट रैंकर। ओके, मतलब वो आईएएस बन सकते थे, लेकिन उनका चॉइस ही थी, उन्होंने फॉरेन सर्विस में जाना, बोला मेरी पर्सनैलिटी उसी के लिए फिट है, मुझे उसमें जॉब करना है। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। ऐसे बहुत सारे मैंने देखे जो रेवेन्यू सर्विस प्रेफर किया उन्होंने और टॉपर्स थे। इसका मतलब अगर मान लीजिए कोई बच्चा चाहता है कि मैं तो फॉरेन सर्विस में जाऊं, देश विदेश दुनिया घूमता रहूं, तो उसके पास ये चॉइस है, बाय चॉइस ही कैन फिल एंड इनिशियली चॉइस मांगी जाती है आपसे, जब आप मेंस का एग्जामिनेशन करते हैं तो वहां पर जो फॉर्म आता है उसमें आपको कैडर भी मांगा जाता है, जोन बटे हुए 5 जोन, उनमें से आप कैडर ले सकते हैं और आपको जो सर्विसेज है उनमें आपकी चॉइस मांगी है, फिर आप प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं। तो आप चाहे किसी मेरिट में किसी रैंक पे आए, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग दी जाएगी। अब जैसे मैं आईपीएस मैंने भरा, मेरा पहला चॉइस, और मैं मेरिट में उस लायक नहीं हूँ आईपीएस के, तो मुझे नेक्स्ट चॉइसेस मिलेंगी? ऑब्वियसली वो आपसे सारी मांगी जाती है, मिलेगी उसी अकॉर्डिंग। तो आपके पास आपकी चॉइस काम नहीं करती ना, वो तो मेरिट ही काम करनी है अल्टीमेटली, मेरिट ही काम। बट अगर आप मेरिट में अच्छे आ रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग आ रही है मेरिट, फिर आपकी चॉइस मैटर करती है। ओके, अब बेसिकली ये बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि भाई इसमें सिविल सर्विसेज में पावर और सत्ता का नशा तो बहुत है, लेकिन वो ये भी जानना चाहते हैं कि ऑफिशियली किसी भी सिविल सर्वेंट की जब शुरू में ज्वाइन करता है, किसी डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन करता है, तो उसकी तनख्वाह क्या होती है? देखिए स्टार्टिंग जो लगभग होती है ग्रुप के अफसर की, वो बेसिक जो होती है 56,000 के अप्रॉक्सीमेट होती है। Okay. और जो लास्ट तक जाता है वो लगभग 2.5 लाख रुपए तक या 3 लाख रुपए के बीच में जाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी तक। लेकिन आप आगे कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक तक तभी पहुंचेंगे जब बहुत टाइमली सिलेक्ट हो जाते हैं तब। ओके। और आपके थ्रू आउट कैरियर में हर्डल नहीं आती है, टाइमली प्रमोट होते रहे, तो जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतने अच्छी जल्दी उतने टाइमली प्रमोशन मिलेंगे आपको। आपको 21 साल की एज में आप सिलेक्शन ले रहे हो, 21 साल में अपियर हो रहे हो, 22-23 साल के सिलेक्शन हो जाता है, आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल जाएगी, आप बहुत जल्दी टाइमली प्रमोट होते जाएंगे और लास्ट एज तक कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाएंगे। आप 30 साल की एज में सेलेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए सेक्रेटरी बनना ही मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है एडिशनल सेक्रेटरी पोस्ट पे रिटायर हो जाओ या जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पे रिटायर हो जाओ। ओके, तो इसका मतलब बच्चों को अगर इंक्लाइंड हैं तो जल्दी से जल्दी सबसे पहले अटेम्प्ट्स करने चाहिए, करना ज्यादा फायदेमंद होता है। ओके,
लेकिन जिससे एक हमेशा मैं एक चीज कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को ये समझ में आना चाहिए कि ये पोस्ट पावर के लिए नहीं है। यहाँ पावर और ग्लैमर इसलिए नहीं मिलता है कि आप जी उसका कोई मिसयूज करेंगे। ये जी भारत सरकार जो है जनता ने बनाई है, जनता के वोट पे हम्म, बनी हुई सरकार होती है। इसमें जो भी सरकारी एम्प्लॉय होता है, इंक्लूडिंग आईएएस जो होता है, वो सिविल सर्वेंट होता है, वो मास्टर नहीं होता। हाँ। तो तो जनता आजकल एक और टैक्स बच्चों में कलेक्ट कुछ करके भ्रम सरकार है। को देती है, सरकार उस टैक्स के ब्याह पर जनता को सर्विसेज देती है। उन सर्विस को इम्प्लीमेंट करने का काम सिविल सर्वेंट्स का होता है। हाँ, वो आजकल कुछ फिल्में देखकर बच्चों के दिमाग में कुछ खुराफात से आ गई कि मैं सिंघम जैसा हो जाऊंगा या इस तरह का। वो आने से वो सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। बड़े अच्छे लोगों का होता है। और इसमें इतनी फैसिलिटी मिलती है, इतना ग्लैमर, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सैलरी तो मैटर ही नहीं करती। आपको जी सबसे अच्छी, सबसे प्राइम लोकेशन पे आपको रेजिडेंस मिल जाते हैं, आपको सारे अर्ली, सारे चपरासी, सारे हाउसकीपर्स मिल जाते हैं, बढ़िया गाड़ियां, सब कुछ वो मैटर ही नहीं करता। आप दिन भर सुर्खियों में रहते हैं, बड़े बड़े लोगों से आपसे मिलना होता है, और उससे ही बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है, आप लाखों लोगों की डेस्टिनी चेंज कर रहे हो। बिल्कुल जितनी बिल्कुल इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करेंगे किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को, जितनी इफेक्टिवली एडमिशन चलाएंगे, उतने ही लाखों लोगों का भला करेंगे। तो वो बिल्कुल सेटिस्फेक्शन से बड़ा कुछ नहीं है। और वो जब आप ऑन पोस्ट आएंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि पैसा तो कुछ है ही नहीं, पैसा मैटर ही नहीं करता। इसका मतलब समाज सेवा का जिसमें भाव है और समाज के लोगों तक पहुंचना जो चाहता है और उनका उत्थान करना चाहता है, ये एक बेसिक मिशन दिमाग में होना चाहिए। बेसिक है। देखिए, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए ना, आपको अगर पैसा कमाना है। जी जी बिल्कुल सही। एडमिनिस्ट्रेशन वहां भी है, जी लेकिन वहां का जो मोटिव है वो प्रॉफिट है। बिल्कुल। सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, सरकार जो बिजनेस कर रही है, सरकार जो भी वर्क कर रही है, उसका मोटिव वेलफेयर है, बिजनेस नहीं है। जी जी अगर सरकार बिजनेस भी करेगी, पैसा भी कमाएगी, तो फर्दर जनता के वेलफेयर के लिए खर्च करेगी। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है वो तो इक्विपमेंट है, वो टूल्स हैं इस पूरे पर्पज को सॉल्व करने के, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए। तो एक मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट से कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी गीता बना लीजिए, कुरान बना लीजिए, गुरु ग्रंथ साहिब बना लीजिए, उस पर ही पूरा भरोसा कीजिए। जो भी प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसको सपोर्ट कीजिए, जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है उस पर अगेंस्ट लिखिए। सिविल सर्विस में आपकी राइटिंग स्किल कितनी अच्छी हो, मगर आपकी राइटिंग इंक्लिनेशन अगर विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो अपार्ट फ्रॉम जो जनता के दिमाग में है, एक तो हो गया आईएएस, एक हो गया इंडियन पुलिस सर्विस, एक हो गया इंडियन फॉरेन सर्विस, इसके अलावा एलाइड में क्या क्या अट्रैक्टिव सर्विसेज हैं? सारी सर्विसेज अट्रैक्टिव हैं, जहां भी जिस भी रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज है, रेलवे अकाउंट सर्विस है, डिफेंस अकाउंट सर्विस है, आपका कस्टम सर्विस है, रेवेन्यू सर्विसेज हैं, आपकी सेंट्रल सेक्रेटरीट की सर्विसेज हैं, आपकी सीएजी ऑफिस सर्विसेज हैं, आपके जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, आपकी यूनियन टेरिटरी की पुलिस सर्विसेज हैं। तो वैरायटी। अभी नई जो जुड़ी है स्किल डेवलपमेंट की एक सर्विस जोड़ी है, स्किल डेवलपमेंट का, और एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विसेज जोड़ी है, बिल्कुल यूनिक है। एक नई जो हमारा देश जिस आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ रहा है, उसकी दिशा में दो तरह की नई सर्विस अभी शुरू करी है। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, बड़ी चैलेंजिंग भी काम है और बड़ा रेस्पेक्टफुल काम है। और आपके पास अगर इनोवेटिव आइडियाज हैं, आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज और क्वालिफिकेशंस हैं, तो उनको एक्सप्लोर करने का एक बहुत अच्छा मंच भी है। तो जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है, जो जिसको लगता है कि मैं ऑर्डिनरी हूं, तो वो कभी ना है। जिसको लगता है मैं एक्सक्लूसिव हूं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूं और कुछ अलग करना चाहता हूं अपने लिए भी, देश के लिए भी जी, उसके लिए इससे अच्छी चॉइस कोई नहीं हो सकती। और इतनी पावर और जितनी फैसिलिटी एक आदमी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके कंपनी का सीईओ बनने में उसको 60 साल लग जाते हैं, 50 साल लग जाएंगे। यहाँ वो वहां से स्टार्टिंग होती है। यहाँ आप 30-40-50 हजार का महकमा शुरू में ही आप हैंडल करने लगते हो। आपके अंदर और बड़े-बड़े पीएसयूज के हेड बन जाते हो, उन्हीं बड़ी-बड़ी मिनिस्ट्रीज के हेड बन जाते हैं, अल्टीमेटली कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हो, नेक्स्ट मतलब एक से हेड ऑफ द गवर्नमेंट ही हो। बिल्कुल इतनी बड़ी, ये तो राजयोग है अपने आप में, अगर कहा जाए इनडायरेक्टली। तो ये तो एक्सक्लूसिव जॉब है। तो अगर आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट आपको करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा। इतना मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। जी, और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि समाज के सबसे
बिल्कुल नीचे स्तर का जो व्यक्ति भी है, सबसे निम्न लेवल पे भी है, वो भी इसमें अपेयर कर सकता है, वो भी क्वालिफाई कर सकता है और कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये इतनी जस्टिफाइड, इतनी सोशलिस्ट है कि मतलब हर किसी को अकोमोडेट कर लेती है। तो बिल्कुल। हर व्यक्ति के लिए सिर्फ कैलिबर होना चाहिए, स्टफ होना चाहिए, और उसके लिए सरकार ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रखी और कोई खर्च नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, उनका ट्रेनिंग कैसे अब करें? लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि मैं किसी छोटे गांव में बैठा हूं या मैं किसी बहुत सी और 3 टायर सिटीज में बैठा हूं, तो मैं तैयारी कैसे करूं इसकी? बड़े-बड़े शहरों में तो सुविधाएं हैं, सारा इंस्टीट्यूट्स हैं। सारा का सारा फेज जो है आईटी पर बेस्ड हो गया है, जी, इंटरनेट पर बेस्ड हो गया है। और कोरोना जी, ने वैसे भी हमें क्लासरूम कोचिंग के लिए एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट सा कर दिया। जी, तो लगभग हर अच्छा संस्थान ऑनलाइन कोचिंग दे रहा है। ओके, आप गूगल पर सर्च करेंगे, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। मैंने आज आपको जो क्वेश्चन भेजी थी उसकी पूरी एक आंसर शीट को तैयार कर ली, मैं आपको भेज भी दूंगा, तो आप भी स्प्रेड कर सकते हैं स्टूडेंट। और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अच्छी मैगजीन्स पढ़ें, कॉम्पिटिटिव मैगजीन बहुत सारी है मार्केट, है ना, जी, और वेबसाइट्स पर जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स लगी, जी, कंपैरिजन कर ले, वो स्टडी करें। उससे पहले जो यूपीएससी नोटिफिकेशन इशू करती है उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसको थोरोली स्टडी करें। अनसोल्ड ओके, पेपर्स इजीली मिल जाते हैं ऑनलाइन भी, नहीं तो आपने ओके, जो डिस्ट्रिक्ट में किसी भी अच्छी दुकान पर जो बुक शॉप है उस पे मिल जाते हैं। जी, अनसोल्ड पेपर इकट्ठे कर ले, तो स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन लिखें, अपना कैलिबर एडजस्ट करें, और जहां जहां जो गैप है उसको फिल करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाएं। और उस एक्शन प्लान में फिर एक्सपर्ट्स की सलाह भी लें, टॉपर्स की सलाह भी लें सेलेक्ट हुए स्टूडेंट्स, और कुछ अपना कैलिबर भी यूज करें। बहुत बढ़िया। तो इसको मैं यहाँ दोहराना चाहूंगा उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो ये समझ रहे हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते, लाइव क्लासेस नहीं कर सकते, तो सबसे पहला काम तो ये करें कि यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है, बड़ा डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, उसमें सारे हर चीज क्लियर है, सब्जेक्ट्स, क्रिस्टल क्लियर है उसमें। जी, तो पहले तो उस पर जाएं, उसको पढ़ें। दूसरा, इंटरनेट पर इतनी चीजें मुहैया हैं ऑलरेडी, उन सब्जेक्ट्स के बारे में, उसके प्रिपरेशन के बारे में, वो भी उनको हासिल है। तीसरा, अपने ही शहर, अपने ही गांव, अपने ही कस्बे के ऐसे लोगों से मिलें जो या तो वो अटेम्प्ट कर चुके हैं या सक्सेसफुल हो चुके हैं, नहीं उनसे तो मिलने। सक्सेसफुल कैंडिडेट के तो इंटरव्यू हर जगह मिल जाएंगे। जी, 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 बिल्कुल। तो ऐसी मैगजीन्स भी पढ़ें और कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स पढ़ें, तैयारी में बड़ी मदद मिलेगी। अब तो ये हो गए सिविल सर्विसेज। कुछ लोगों को अभी ये भी नहीं पता कि भाई इसी की तरह स्टेट सर्विसेज भी होती हैं और उनके भी इम्तिहान होते हैं। तो उसके बारे में भी थोड़ा कुछ बताएं। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं जो राइट्स हैं स्टेट के, सेंट्रल के। एक सेंट्रल लिस्ट है, उन सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। एक स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट पे जो काम है स्टेट गवर्नमेंट करती है। एक कंकरेंट लिस्ट है जिसपे स्टेट और सेंट्रल दोनों काम करते हैं, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स होंगे जो सेंट्रल की सर्विसेज हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उसके उन पर काम करेंगे। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने जो स्टेट लिस्ट के काम है उनको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए उन्हें एग्जीक्यूटिव चाहिए, तो वो अपना उनका स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। जैसे हमारा यूपीएससी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ऐसे स्टेट का स्टेट पीएससी होता है। तो वो अपने उन अफसर्स की रिक्रूटमेंट जो करती है स्टेट पीएससी के माध्यम से करती है। उन्हें प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज भी कहते हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज भी कहते हैं। तो वो स्टेट में काम करती है। जो कॉन्करेंट लिस्ट में जहां तक सेंटर का अधिकार नहीं हस्तक्षेप नहीं होता वहां तक वो उस पर, और स्टेट लिस्ट पर काम करने के लिए वो ऑप्शंस है। इनके ग्रेड थोड़े छोटे होते हैं। इनमें ये बी ग्रुप बी के जॉब सारे होते हैं। जो सिविल सर्विसेज के जॉब्स हैं सारे ग्रुप ए के जॉब्स हैं मैक्सिमम। यूनियन टेरिटरी के ग्रुप बी के होते हैं, लेकिन स्टेट सर्विसेज सारे ग्रुप बी के होते हैं। कंपैरेटिवली इनके चूंकि स्टेट छोटा मैटर हो जाता है और छोटा बजट होता है, छोटी कम रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ग्रुप बी की पोस्ट बन जाती है। लेकिन अपने आप में वो इक्वली ग्लैमर्ड है और बड़ी रेस्पॉन्सिबल पोस्ट है, और उनमें आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है समाज के लिए करने के लिए भी और अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा, क्या ये स्टेट सर्विसेज में जाने के बाद लोगों को कोई ऑप्शन या मौका है कि वो सिविल सर्विसेज में भी आ जाएं, या उनको फिर से इम्तिहान देना पड़ता है यूपीएससी का? नहीं समझा मैं। अगर किसी वजह से अगर मैं एक स्टेट सर्विस एसएससी से बन के गया हूँ, आप स्टेट कभी भी दे सकते हैं। आप स्टेट सर्विस क्वालिफाई करने के बाद भी सिविल सर्विस दे सकते हैं।
अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे कुछ सालों के तजुर्बे के बाद मुझे सीधा आईएएस बना दिया जाएगा, नहीं, ऐसा 10 कुछ साल चांस नहीं अगर है? आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में स्टेट की 10 साल बाद आपका कैडर आईएएस वाला हो जाता है। पोस्टिंग जी, डिपेंड करती है, क्योंकि नंबर ऑफ अगर लोग ऑफिसर्स ज्यादा होते हैं तो कई बार स्टेट उनको पोस्टिंग नहीं दे पाता, लेकिन वो पे स्केल, पे बैंड और स्टेटस दे देता है। उनके समकक्ष हो जाता है। जी हाँ, 10 साल का आपका लेकिन अगर वो है। लेकिन मुझे आईएएस का बिल्ला नहीं मिलेगा। नहीं, आईएएस का आपको आपका जो पे स्केल है, पे बैंड है, वो आपका आईएएस वाला हो जाएगा, लेकिन वो बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट ना। देखिए, आईएएस की जब ट्रेनिंग और ग्रूमिंग होती है, उसके एस्पेक्ट दूसरे हो जाते हैं। बिल्कुल, आप उनको दोनों को मैं एक साथ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मतलब अगर मुझे आईएएस बनना है तो फिर मुझे आईएएस का इम्तिहान देना ही पड़ेगा, चाहे मैं स्टेट से। ये अनयूजुअल चीज है कि स्टेट पीसीएस की और सिविल सर्विस की ऑलमोस्ट प्रिपरेशन सेम है। थोड़ा सा जी स्टेट हाँ, का डाउन है थोड़ी सी, लेकिन ऑलमोस्ट लोग साथ तैयारी करते हैं। लेकिन स्टेट जी, पीसीएस में आप रिटायरमेंट तक ज्यादा डीएम बन पाते हैं, रेयर केस में आप कमिश्नर बन जाते हैं या डायरेक्टर बन जी, जाते हैं। जी, लेकिन जी, सिविल सर्विस में स्टार्टिंग ही एडीएम से होती है और कैबिनेट एडीएम से, सेक्रेटरी तक आप पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। तो तो जो कोई स्टेट मैच नहीं सर्विसेज, होती, जी, जी। ये आपकी अच्छा, डेस्टिनी है और आपका एफर्ट है। एफर्ट्स हैं, बेसिकली आपके एफर्ट्स हैं कि अगर आप स्टेट सर्विस में भी चले जाते हैं तो वहां से भी प्रयास करते रहें और फिर आईएएस के कई अटेम्प्ट। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे, बड़े कैलिबर्ड थे और सर्कमस्टेंसेस नहीं हो पाए कि वो तैयारी कर पाए सिविल सर्विस की, स्टेट में निकल गए। जबकि अगर जी, थोड़ा सा एफर्ट करते या उनको थोड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती, वो सिविल सर्विस में निकल जाते और बहुत बहुत कुछ बहुत अच्छा करते। अब ये तो ओके, गेम ऐसा है कि इसको कोई कुछ नहीं कह सकता। ओके। अच्छा, कुछ हमने ये भी सुना है, इसको भी जरा स्पष्ट करिएगा कि मान लीजिए मैंने 10 साल स्टेट सर्विस की नौकरी की, जी। स्टेट सर्विस में सिलेक्ट होके, अब मैंने आईएएस का एग्जाम भी दे दिया, मैं आईएएस के एग्जाम में पास हो गया, तो क्या मैं एकदम बॉटम ऑफ लिस्ट में चला जाऊंगा? क्या मैं एक फ्रेशर आईएएस होऊंगा या मेरी इस 10 साल की सर्विस को भी काउंट किया जाएगा और मुझे कहीं ऊपर बिठाया जाएगा? नहीं, एक्चुअली देखिए, 10 साल बाद तो आप कैडर ही वो आईएएस ले पाओगे अपने स्टेट पीसीएस में हो तो ऑलमोस्ट वहीं से शुरू। आपकी फाइल तो पिछले चलेगी, आपके इंक्रीमेंट जो मिले होंगे, जी, आपकी सैलरी बैंड वो मिलेगा, वो इंक्लूड होता ओके, है। लेकिन अक्सर ओके, पीसीएस अफसर 10 साल बाद सिविल सर्विस में सिलेक्ट हो, ऐसा चांस कम होता है, क्योंकि पीसीएस में तो एज लिमिट बहुत कम। 45 साल तक भी होती है। स्टेट जी, सिविल सर्विस में तो 32 ईयर ही होती है या 32 में ही 37 तक खत्म होती है हो 80 जाता है। केस में। ऑलराइट। ऐसे सेलेक्टेड अच्छा, केस होते हैं, आपने लेकिन कोई, उसमें उनको वो प्रेफरेंस मिल जाती है, गवर्नमेंट पॉलिसी जी, है। जी, जनरली मान लीजिए मैंने एक अटेम्प्ट दे दिया, मुझसे नहीं हुआ आईएएस, फिर मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया, वो भी मुझसे नहीं हुआ, मैं मेंस तक भी नहीं जा पाया, फिर मैंने तीसरे साल दिया, मैं फिर से मुझसे मेंस क्लियर नहीं हो रहा, तो आपकी क्या सलाह है ऐसे लोगों के लिए कि जो लगातार कोशिश किए जा रहे हैं, 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल और मेंस भी क्लियर नहीं कर पा रहे, क्या उन्हें और कोशिश करना चाहिए? मेरे ख्याल से मैंने इनिशियली कहा कि अब बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आपका इंक्लिनेशन नहीं है उस जॉब के लिए, तो आपको नहीं अपेयर होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल ड्रॉबैक्स हैं उनकी पर्सनैलिटी में भी, उनकी राइटिंग स्किल में भी, ओके, उनके एप्टीट्यूड में ओके। भी। तो उनको अच्छा, उसको रीथिंक करना चाहिए। अच्छा, ऐसे कुछ तो कुछ, आपने तो मेंस क्वालीफाई किए हुए, ऐसे मैं कई सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो 4-4 बार 5-5 बार अपियर होने के बाद प्रीलिम्स ही क्वालीफाई नहीं कर पाते, तब भी लगे रहते हैं। ओ, तो वो एक उनके एक अप्रोच है कि वही जो आपने बताया कि फ्यूडलिज्म की, कि हमने अफसर बन जाएंगे, अगर पुलिस अफसर बन गए तो हमारी फिर धाक जम जाएगी गांव में, तो वो वाली अप्रोच पे बहुत सारे लोग आते हैं। और वो ओके, ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं, 10-5% ऐसे भी हुए हैं जो स्टेट पीसीएस में सिलेक्ट हो गए लेटर फेज में, वो हाँ, 35 साल हाँ, की एज तक लगे रहे, छोटी मत कोई ओके, पोस्ट मिल गई, लेकिन वो ओके, बहुत एंथुसिस्टिक नहीं होते, वो एक तरीके से उतना बड़ा रोल कई बार कई लोग प्ले नहीं कर पाते, कई लोग बड़ा अच्छा करते हैं, मतलब डिफरेंट। ओके, लेकिन जो रिकमेंडेशंस हैं डिफरेंट सिलेक्शन बोर्ड्स की, जो ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं यूपीएससी के, स्टेट हुँ, पीएससी के, हुँ, उनकी यही है कि एज रिड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा एज वाले लोग होते हैं बर्डन बन जाते हैं, वो उनमें बिल्कुल। एक्चुअली अकोमोडेट करने की कैपेसिटी नहीं होती, वो उनके व्यूज अच्छा, स्टैग्नेट हो एक, जाते हैं, वो अपने आप को मोल्ड नहीं कर पाते। जी, जी, अच्छा, 1-2 चीज़ें और जो लोगों के मन में थोड़े से डाउट्स हैं कि 1-2 चीज़ें और आईएएस में होती हैं, कुछ होता है सेंट्रल सर्विसेज का, कुछ स्टेट सर्विस से आते हैं काडर से, एक अंडमान निकोबार काडर है, ये क्या काडर है? और नहीं, देखिए, ऐसा होता है कि जब डीओपीटी जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, वो सारे जी, अपनी मिनिस्ट्रीज से और सारे स्टेट गवर्नमेंट से पूछता है कि आपको किस किस फील्ड में कितने ऑफिसर्स चाहिए होते हैं। वो अपनी जी, अपनी रिक्वायरमेंट भेजते हैं, उन रिक्वायरमेंट को एक लिस्टिंग करके और वो यूपीएससी को दे देते हैं
कि हमें इस पर्टिकुलर जी। पोस्ट के लिए इतने लोग इस साल में चाहिए, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए इतने लोग चाहिए। तो जी। उसके अकॉर्डिंग यूपीएससी एग्जाम नोटिफिकेशन निकालती है अलग-अलग एग्जामिनेशन का, और उनकी क्वालिफिकेशन फिक्स कर देती है, उसके अकॉर्डिंग इसको अपियर होता है, उसका जी। सिलेक्शन हो जाता है। अब जी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ज्यादा एवरेज सब जो डेवलप्ड सब स्टेट्स होते हैं, स्टूडेंट की ये इच्छा होती है, सेलेक्ट होता है कि भाई मैं उसी पर्टिकुलर स्टेट में चला जाऊँ। तो ऐसे में बहुत सारे जो डेवलपिंग स्टेट हैं उनमें कैलिबर्ड लोग नहीं पहुंचेंगे, जस्टिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव अगर ब्यूरोक्रेसी नहीं है तो फिर उसका प्रोडक्टिव आउटपुट ही नहीं आने वाला। जी। तो इसलिए वो 5 पार्ट में 5 कैडर बना दिए गए हैं यूपीएससी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल द्वारा। तो उन 5 कैडर में से मैं हर एक में 4-4 5-5 स्टेट रख दिए गए हैं, समझे ना? जी। तो आपको अपनी जो चॉइस भरोगे तो पहले एक ग्रुप में से बनोगे, फिर दूसरे ग्रुप में से एक स्टेट लोगे, फिर तीसरे ग्रुप में से लोगे, तो आपकी डाइवर्सिफाई हो जाएगी चॉइस। ओके। तो जिस पर्टिकुलर स्टेट में भी आपको जाना होगा, इनिशियली आपकी जो पोस्टिंग होती है किसी स्टेट में ही होती है। ओके। जो जॉब्स जो ग्रुप ए वाली जॉब होती है, जो एलाइड सर्विसेज वाली होती है, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको जाना होता है, उनकी अलग ट्रेनिंग होती है, डायरेक्टली डिपार्टमेंट में आप रिक्रूट हो जाते हैं। जैसे रेवेन्यू सर्विस की है तो उसकी अपनी ट्रेनिंग होगी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप चले जाएंगे, उनके कैडर सेंट्रली होते हैं। ओके। लेकिन अच्छा, मान लीजिए जो पोस्ट होती हैं, जितनी भी पुलिस सर्विस की पोस्ट होती है, वो स्टेट में स्टेट के थ्रू जाती है। ओके, तो चलिए मान लीजिए मैंने एक चॉइस अपना लिया कि मुझे इनकम टैक्स मैंने भर दिया, मेरा पहला चॉइस है। दूसरा मैंने भर दिया मान लीजिए कस्टम्स है, तो क्या मुझे अपनी पसंद का स्टेट भी मिल जाएगा इसमें कि ये नेशनल सर्विस है, कहीं भी मुझे भेजा जा सकता है? वो जो एलाइड सर्विसेज उनमें चॉइस नहीं होती है आपको, तो कोई चॉइस किसी भी एरिया में आज आप बॉम्बे हो, कल को आप दिल्ली भेज सकते हैं, परसों आपको हो सकता है लखनऊ भेज दें या कानपुर भेज दें, उसमें आपके पास चॉइस है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाली पोस्ट होती है उनमें जो आईएएस और आईपीएस है, इनमें होती है, तो इनमें ही लोग फिर डेपुटेशन पे भी आते हैं। फॉरेस्ट सर्विस वाले भी और पुलिस सर्विस वाले भी और सिविल सर्विस वाले भी, इनको सेंट्रल में डेपुटेशन पे आना पड़ता है लेटर फेस में। तो जो अगर आप स्टेट लेवल पे सेक्रेटरी रैंक पे हैं, तो आप जब सेंट्रल में डेपुटेशन पे आएंगे तो आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट मिलती है। दोनों अलग अलग कैडर हो जाते हैं। अच्छा, जनरली आखिरी के 1-2 सवालों में मुझे ये बताएं कि जैसे एक बच्चा ज्वाइन किया, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी गया मसूरी, वहां से ट्रेन होके आया, उसकी पहली पोस्टिंग हुई। अब पहली पोस्टिंग से लेकर अब वो अच्छा काम कर रहा है, हम एक एवरेज केस लेते हैं कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको टाइमली प्रमोशंस मिल रहे हैं और अब उसका 58वां साल चल रहा है और रिटायरमेंट के काफी करीब है, तो कहां तक पहुंच गया होगा अब तक? नहीं तो कैबिनेट सेक्रेटरी मिल सकता है, कैबिनेट सेक्रेटरी तक। ओके, देखिए डिपेंड करता है आप इंटरनली आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी जो स्पेशल आपने परफॉर्म किया, कुछ अपने जिस जॉब में रहे आपको वहाँ एडिशनल मार्क्स मिल गए, कुछ मेडल मिले, आपको एप्रिसिएशंस मिल गए, तो आपके वो मार्क्स ऐड होते हैं। इंटरनल उनकी एक मार्किंग सिस्टम होता है, इंटरनल एग्जाम भी होते रहते हैं आपके, जो प्रमोशन के एग्जाम, तो उनमें क्वालिफाई करना होता है। फिर जो टॉप मोस्ट पे जो पोस्ट होती है उनमें बहुत सारे पॉलिटिकल एंगल भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी होती है अपने हिसाब से कई बार सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छी तरह से आपको ट्रेन भी किया जाता है। इंटरनल आपके कोर्सेज होते हैं, विदेशों में आपको कोर्सेज के लिए भेजा जाता है, आप जिस स्पेशल ब्रांच के लिए जा रहे हैं वहां की भी स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग्स आपको कराई जाती है, तो आपका डेवलपमेंट लगातार होता रहता है। बिल्कुल, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव असली प्रिपरेशन तो तभी शुरू होती है जब आप मसूरी एकेडमी में जाते हैं, इनिशियल फाउंडेशन कोर्स करते हैं, फिर स्पेशल आपकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, उसके बाद आपको एक डिग्री जरूर लेनी होती है, पीजी डिग्री लेनी होती है। तो यूरोप या अमेरिका में आपकी चॉइस है, कहीं भी जा सकती है पर्टिकुलर उसमें, तो आपका लेवल और कैलिबर ही बदल जाता है। बिल्कुल, आप जिस लेवल पे पहुंच जाते हैं, मतलब आप ऑप्टिमम लेवल पर एक अगर क्वालिफिकेशन के लेवल पे होते हैं, तो आप जितने भी दुनिया के सिस्टम्स हैं, इकोनॉमी है, सबको आपको एक तरीके से डायरेक्टली स्टडी करनी होती है। बिल्कुल, तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड की बेस्ट ट्रेनिंग का एक्सपोजर, जी, तो आपको वर्ल्ड की बेस्ट ट्रेनिंग्स का एक्सपोजर मिलता है, आपकी आंखें खुल जाती हैं। दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे पावरफुल अगर कोई सर्विस है और पूरी दुनिया मानती है इस चीज को, तो इंडियन सिविल सर्विस है। और चाइना गवर्नमेंट ने भी बीच में एक पूरी स्टडी की थी इंडियन सिविल सर्विस पे, और अपने यहाँ के मेजर्स एडॉप्ट, क्योंकि हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी मजबूत है कि इसको बैकबोन कहा जाता है, हमारा स्टील स्ट्रक्चर कहा जाता है, कि अगर सरकारें चाहे कोई भी आए जाए, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहे, लेकिन हमारा देश कहीं से कहीं नहीं जाता, पूरा देश खड़ा रहता है एक साथ, पूरा देश यूनाइट रहता है।
इसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स का बहुत बड़ा हाथ है, हमारी ब्यूरोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो ये अपने आप में एक बड़ा मैटर ऑफ प्रेस्टीज है कि इफ यू बिकम पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस जॉब। तो मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट के लिए, हर एस्पिरेंट के लिए इससे इंस्पायरिंग कोई जॉब नहीं हो सकता पूरी दुनिया में, और उसको तैयारी करनी चाहिए। ये बाकी तो आप लाइफ में कहीं ना कहीं सर्वाइव कर लोगे, और अपनी डिग्री ऐसी जरूर रखो कि कल को सिविल सर्विस में ना हो तो कम से कम वो आपके तो कम से कम आपकी जॉब में ट्रांसलेट हो सके। सिर्फ सिविल सर्विस के ओरिएंटेड आप डिग्री मत लीजिए, ये एक मैं सजेशन और दूंगा। एक प्रोफेशनल डिग्री उसके बाद जब तैयारी करें तो एक चांस जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी जीवन में आगे बढ़ने की नहीं हो सकती। ये आपके हर सोच, हर सपना साकार कर सकते हैं। बहुत बढ़िया अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में मैं चाहूंगा कि 3 गोल्डन टिप्स आप उन्हें दें जो आज एस्पायर कर रहे हैं कि इस देश की बुनियाद बनेंगे और देश को चलाएंगे। तो ऐसे लोगों को आप क्या 3 गोल्डन टिप्स देना चाहते हैं? पहली चीज मैं सिंपल कहना चाहता हूँ कि आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होने जा रहा है और जो सबसे पहली सीट है, टॉप की सीट, वो आपके लिए है। उसके नीचे आपने जाना है। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज ये कि आपने आज जो सोच लिया उसके लिए फिर कंसिस्टेंटली एफर्ट करने हैं जब तक सिलेक्शन ना हो। बहुत बढ़िया। पॉजिटिव के साथ करने। तीसरी चीज, जो भी हर्डल आपको लगती है, चाहे फाइनेंशियली लगती हो, चाहे क्वालिफिकेशन वाइज लगती हो, चाहे ट्रेनिंग वाइज लगती हो, चाहे एजुकेशन वाइज लगती हो, सपोर्ट वाइज लगती हो, पहले उसको कैलकुलेट कर लो, उसको ओवरकम कर लो और फिर अपियर। बहुत बढ़िया। आपके सिलेक्शन में हर्डल यही चीजें आती हैं। आप कहीं साइकोलॉजिकल किसी नोट का शिकार हो गए, आपको सपोर्ट नहीं मिल रही, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो 1 साल 2 साल कोई लंबा स्पैन है तैयारी का। आपको पूरी 32 साल की 21 साल शुरू करते तो 12-13 साल का लंबा स्पैन होता है। SC ST बच्चों के लिए तो 17-16 साल का हो जाता है, 16-17 साल का। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो साल 2 साल 3 साल पहले अपने पांव मजबूत कर लो, अपनी जो हर्डल्स आ सकती उनको पहले ओवरकम कर लो, उनको चैलेंजेस से निपट लो, और फिर फुल फ्लेज 2 साल 3 साल 4 साल लगकर तैयारी करो, जिससे ये ना लगे कि हाँ भाई ये मेरे उसमें प्रिपरेशन ये हर्डल है। वंडरफुल, आप डेफिनेटली सिलेक्ट। वेरी नाइस अनुज जी, आपने इतने बढ़िया तरीके से ये सब समझाया है कि बच्चों को बड़ा क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले तो आपके मन में वो भावना होनी चाहिए कि आप देश की सेवा में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, और उसकी जो खुशी और अनुभूति है वो पैसा और ये थोड़ा सा बहुत आगे, बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा आगे है। ऐसा मैटर जो प्रेस्टीज आपको मिलेगी वो यूनिक होगी, इसका ग्लैमर इसकी प्रेस्टीज है। एब्सोल्युटली। ये गरीबों को जब उठते हुए देखेंगे, किसी की जिंदगी आप बदल देंगे, उसका एहसास ही एकदम अलग है। नाम में उसका एहसास ही अलग। आप हजारों परिवारों की जिंदगी बदल, सिक्योरिटी दे रही है, पूरी फैसिलिटी दे रही है, आपको कुछ करने की जरूरत ही क्या है आपको। वेरी नाइस। और दूसरा, अपने मन में ये विश्वास रखें कि आप टॉप पोजीशन के लिए जा रहे हैं और सिलेक्शन आपका बिल्कुल पक्का है, तो ये विश्वास अपने मन में रखें। तीसरी चीज ये करें कि अपनी तैयारी पूरी रखें और थोड़ा बैकवर्ड सोचना शुरू करें। इंटरव्यू और उसके बाद मेंस की तैयारी और उसके बाद लैंग्वेज की और उसके बाद प्रीलिम्स की। पहले तो पर्सनैलिटी डेवलप करनी होती है कि आप डिजर्व करते हो उस पर्सनैलिटी के लिए। आप जो एक्सपेक्ट करते हो एक्सपीरियंस सर्वेंट की पर्सनैलिटी से, वो अपने अंदर लेके आओ। एग्जैक्टली। तो अपने आप में वो देखें, अपने आप को एक काबिल सिविल सर्वेंट की तरह देखना शुरू करें, वो अनुभूति करना शुरू करें, पहले रेप्लिकेट करें, वो चीजें अपने आप आपके साथ होने लगती हैं। थैंक यू वेरी मच अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका द ट्रेनर्स कैंप की तरफ से और इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री की तरफ से। आज आपने हजारों लोगों को ये बताया और उनके मन को जरूर ये जगाया आज कि वो सब कुछ कर सकते हैं जिनका उन्होंने सपना देखा है। सो दिलीप जी, उसे भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। दिलीप जी, अगर कोई और सवाल है फेसबुक लाइव से वो भी पूछें आप। आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सारी चीजें परतें खोल के रखी और लोगों को जरूर समझ में आया होगा और एक बहुत ही अच्छा गाइडेंस भी मिला होगा। एक चीज मैं जस्ट जोड़ना चाह रहा था, अनुज जी जो बार बार कह रहे थे कि नंबर 1 तो सेवा भाव रखना जरूरी है लोगों में, और बाकी चीजें तो बाद की बात होती है। ये कहने के लिए होता है कि पावर आएगी इसलिए मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम अभी की सिचुएशन को भी देखें, जब ये कोविड सिचुएशन जब आरंभ हुई, जब तक सरकारें और गवर्नमेंट मतलब लॉ मेकर्स जब तक इस चीज को समझ पाए, तब तक जिन जिन जगहों पे जो
ये जो एग्जीक्यूटिव फोर्स है अपनी इंडियन एग्जीक्यूटिव जो ब्यूरोक्रेसी है, जी इन्होंने जिस तरह से संभाला वो बिल्कुल। काबिले तारीफ है। अगर वो नहीं हुआ होता तो आज सिचुएशन बहुत ही खराब होती। बहुत खराब होता उन्होंने ही संभाल के रखा चीजों को, और इसकी बहुत वजह से आज जो है हम काफी बेहतर हैं इन मैनी वेज। Absolutely. बिना किसी सुविधा के भी, बिना किसी डायरेक्शन के भी इन्होंने अपने आप, और भीलवाड़ा का उदाहरण लोग देते ही हैं, जहाँ जी। पे वहाँ के कलेक्टर को आज तक सब मतलब बधाई देते हैं कि ही हैंडल्ड इट सो वेल, कि सबसे बिल्कुल। पहला हॉटस्पॉट था लेकिन सबसे पहले उसको क्लियर भी किया उन्होंने। जी बिल्कुल। तो So, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, और शर्मा सर आपने बहुत बढ़िया इसको मॉडरेट किया, धन्यवाद, मेरा काम आसान हो गया। थैंक यू Thank वेरी you मच, and Jai Hind. जय हिंद। जय हिंद।